बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, आज जरा प्रोग्राम का आगाज करेंगे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से। आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, उनकी हुकूमत को चलता किया जा रहा था, उस दौरान एक जलसे में उन्होंने एक साइफर लहराया था और पूरा एक बयानिया उनकी जानिब से बनाया गया था कि अमरीकी साजिश के तहत मुझे निकाला जा रहा है। उसके बाद से लेकर आज तक बैक टू बैक मुख्तलिफ बयानात खान साहब के आए, जिसमें कभी ये कहा जाता रहा कि मेरे खिलाफ साजिश अमरीका ने की, फिर कहा नहीं अमरीका नहीं जनरल बाजवा ने की, फिर कहा नहीं इन दोनों ने मिलकर की, फिर कहा शहबाज शरीफ ने की, कभी कहा राना सनाउल्लाह ने की। मुख्तलिफ बयानात बैक टू बैक आते रहे, जो उनके इस बयानिए के लिए जाहिर है जो पूरा एक परसेप्शन आवाम में उन्हें क्रिएट किया हुआ था कि मेरी हुकूमत को गिराने के पीछे ये मुहर्रिकात हैं, उसका आज बाकायदा तौर पर ड्रॉप सीन हो गया है। क्योंकि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, जो कि साबिक वजीर आजम के बहुत करीब तरीन समझे जाने वाले थे, और जाहिर है उनकी जानिब से बैक टू बैक उनकी जानिब से भी बयानात आते रहे, पूरा डिफेंड किया जाता रहा। फिर एक ऑडियो भी मंजर आम पर आई आजम खान साहब को लेकर, जिसमें ये बताते रहे कि किस तरह से हमने इस पर खेलना है, किस तरह से एक परसेप्शन बनाना है अवाम में। उन्होंने आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें ये कहा है कि जो साइफर था वो एक ड्रामा था, साइफर की कोई हकीकत नहीं थी, जिस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया। राना सनाउल्लाह की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, चूंकि एक रियासत मुखालिफ बयानिया था और उनके खिलाफ अब खुसूसी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा, उनसे बाकायदा तौर पर पूछताछ की जाएगी। अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा और इमरान खान साहब के लिए क्या मुश्किलात अब मजीद बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक, इस अगले हफ्ता बड़ा अहम होगा, खान साहब की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। उनका अपना एक वीडियो बयान भी इस हवाले से मंजर आम पर आ चुका है। अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो पाकिस्तानी सियासत में क्या मुख्तलिफ होगा। और फिर कि जिस तरह से एक इमरान खान साहब की जानिब से कॉल आती थी और कहा जाता था मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर हम देखते थे कि ज़मान पार के बाहर पूरी एक फोर्स जमा हो जाती थी, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो जाती थी। क्या वो सिनेरियो अभी भी हमें देखने को मिलेगा? इस पर बात करेंगे। और भी बड़े अहम मामलात हैं, क्या मुस्तकबिल है, दीगर जो पीटीआई से निकलने वाली जमातें हैं, इलेक्शन होने नहीं होने, सारी सूरत हाल पर आज जरा हम तफसील से बात करेंगे। और बड़ा जबरदस्त पैनल आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होगा, बल्कि स्टूडियोज में हमें चौधरी अंसर फारूक साहब PMLQ से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा PMLQ के, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग क्यू से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से हमारे साथ दोबारा इंट्रो बाद में करें ना? हाँ, बाद में। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से चौधरी अंसर फारूक साहब ने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज जाहिर है हमने डिस्कशन करनी है, लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर आई है, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने कुछ बयानात रिकॉर्ड कराए। अमरीकी साजिश का जो चेयरमैन पीटीआई का एक बयानिया था, जिस पर वो खुलकर खेले, पब्लिक में पूरा एक परसेप्शन बनाया, फिर जाहिर है उसमें उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी मिली, अवाम में उसको बहुत ज़्यादा सराहा भी गया। अब इस सब के बाद इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया है। अब आजम खान जो उन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी इस हवाले से भी कुछ ऑडियोज इससे पहले मंजर आम पर आए थे, वो ये कह रहे थे पूरा एक ड्रामा था। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होने जा रहा है इनके साथ? देखें, इसमें जो झूठ होता है वो एक दिन सामने आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आज इमरान खान जिस जगह पे है, उसमें उसके जो मशीर हैं उनकी बहुत बड़ी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे इमरान खान को लाने में। तो ये जो साइफर का सारा ड्रामा था, क्योंकि उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो चुका था, और उनको ये था कि ये चीज़ करके, क्योंकि इमरान खान एक चीज़ का बड़ा माहिर है कि जी जो अवाम के सेंटिमेंट्स को कैसे जो है उजागर करना है। तो फिर मशीरान जो है उन्होंने भी मशवरा दिया कि जी इसको हम प्ले करते हैं। फिर उसका जिस तरह ऑडियो आई आजम खान के साथ कि जी हमने इसके साथ खेलना है, तो आज उसका ड्रॉप सीन एक दिन होना था। देखें, बात यह है कि जब किसी को पकड़ा जाता है तो उस वक्त फिर उसको पता चलता है कि मेरे साथ क्या होना है, और फिर झूठ जो होता है वो सामने आ जाता है। लेकिन एक साइफर आया तो
था, कहीं ना कहीं उसकी एग्जिस्टेंस तो थी ना चौधरी अंसर फारूक साहब। अब ज़ाहिर है अब बात ये होती है कि इस तरह के साइफर आते रहते हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में बैक टू बैक खान साहब के इंटरव्यूज देखें तो बाकायदा वो इसमें कहते रहे कि ठीक है वो था, हो गया, इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी। अब मुसलसल बयानात। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आजम खान साहब जिनके हवाले से बहुत अर्सा पहले ये कहा गया कि वो मंजर आम से गायब हैं, पता नहीं किसकी कस्टडी में है, फिर अचानक वो मंजर आम पर आते हैं, फिर एक अचानक से बयान आ जाता है कि भाई उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान रिकॉर्ड कराया। तो लीगली आपको लगता है कि ये कानूनी तौर पर अब इमरान खान के खिलाफ, या फिर आजम खान जो पहले कह चुके हैं कि हम इसके साथ खेलेंगे, तो कानूनी तौर पर क्या बनती है इनके खिलाफ? देखें, आप जैसा कि समझ अभी बात किया आपने कि साइफर आता है, साइफर बिल्कुल आते हैं और ये डिप्लोमेट्स भेजते रहते हैं तमाम कंट्रीज के। हमारे जो इधर एम्बेसडर हैं वो भी अपने हुकूमतों को भेजते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, तो इसको जो है ये कॉन्फिडेंशियल होता है। इसको अगर आप पब्लिक करना शुरू कर दें तो वो किसी भी जो हुकूमत होती है उसका जो सीक्रेट है वो सामने आता है। जो डिप्लोमेट्स हैं वो प्राइवेटली बैठ के आपस में बात करते हैं और जो एम्बेसडर हैं उनके साथ बड़े फ्रैंक होते हैं। तो इन्होंने जो किया है कि साइफर जो कि कॉन्फिडेंशियल एक डॉक्यूमेंट था, अगर उसमें था भी ऐसी बात को थी भी, तो मेरा ख्याल है वो पब्लिक करने वाली बात नहीं थी। बल्कि इस पर डिमांड भी दिया था। हाँ, पता है, जी जी। चीफ ने। और दूसरा ये है कि ये चीज़ें बाहर कर दी, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को बाहर कर दिया, हर चीज़ ओपन कर दी। असल मकसद ये था कि हमने पब्लिक के सेंटीमेंट्स को जो है उजागर करना है और अपनी जो एक सियासत है उसको चमकाना है। अब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब को ये जो उनसे गलती हुई है, ये रियासत के खिलाफ अब एक बुरी तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, उनका पूरा एक बयानिया। आपको लगता है कि इसको जवाब बनाकर उनकी गिरफ्तारी अब बहुत नजदीक पहुंच चुकी है? राना सनाउल्लाह तो बल्कि आज कह रहे थे कि ये मुकदमा अब हम खुसूसी अदालतों में चलाएंगे खान साहब के खिलाफ। देखें, ये एक 164 का आज उनका बयान है मजिस्ट्रेट के सामने, ये बहुत बड़ा एक बयान होता है और ये एक वादा माफ गुआ का बयान होता है 164 का। तो उन्होंने आज आके जो बयान दिया है इस पे तो एक चीज़, अब तो उन्होंने अपने आप को यानी सरेंडर कर दिया ना कि मैं इस गनवाने जो ये जुर्म था उसमें मैं शामिल था। तो आज उन्होंने जिस तरह से 164 का बयान दिया तो जाहिर सी बात है इस पे तो केस बनने के लिए बयान दिया कि जब ये 164 का बयान हो गया इट मीन के इसके ऊपर अब केस बनने जा रहा है। लेकिन देखिए काफ लीग की जहाँ तक बात है सर, काफ लीग तो भी इमरान खान साहब की इत्तेहादी रही है, बड़े अरसे तक आप इत्तेहाद में रहे हैं, वजारतें भी इंजॉय की हैं, फिर ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद का एक मामला आया और आपने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऑलमोस्ट 18 ईयर्स सर्व किया है मुख्तलिफ ओहदों पर। आप वहाँ पर मौजूद थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान साहब इस नहज पर इसलिए पहुंचे कि उनके आसपास लोग उनको गलत मशवरे देते थे, बल्कि परवेज इलाही साहब की एक ऑडियो भी मंजर आम पर आई थी फवाद चौधरी के हवाले से कि भाई ये पहले गिरफ्तार हो जाता तो शायद खान साहब पंजाब में असम्बलियाँ में तहलील नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कितना, बच्चों के आप PTI में रहे भी हैं, इसके साथ साथ आप इत्तेहादी भी रहे है PMLQ, तो इस नहज तक पहुँचने में इमरान खान साहब की अपनी गलतियाँ या आसपास लोग ऐसे थे जो खान साहब को गलत मशवरे देते थे? देखें सोनिया, बात यह है कि हम लोग जब आए 2004 में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, उस वक्त तो कोई पार्टी नहीं थी, इमरान खान अकेला MNA का एक वो था। और उसके बाद फिर पार्टी, फिर 2011 तक पार्टी जो है ना ऐसे लूंगी लल्ले, उसके बाद ही आगे पार्टी बनी। तो बात यह है कि वो लोग जिन्होंने मेरे समेत बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उस ज़माने में ज्वाइन किया जबकि इमरान खान अकेला था, और हमारे लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ टाइम की कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी एफर्ट है। और बड़ा इमरान खान के साथ मिल के बहुत सारी जगहों पे हमने जाके तो अपनी पार्टी को उस वक्त लोगों में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। लोग तो कुछ मानते ही नहीं थे ना। फिर एक ज़माना आया कि मैं खुद भी इस चीज़ पे समझ गया कि इमरान खान ने शायद ज़िंदगी में कभी इक़्तिदार में नहीं आना, सिर्फ बातें ही हैं। इसलिए फिर आपने छोड़ दी? नहीं छोड़ी नहीं, फिर साथ ही रहे। हमने कोशिश की मेरे साथ, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा एक फ्रैंकनेस थी और बड़ा मतलब मिलना मिलाना डेली तकरीबन। तो बात यह कि हम जब ये सारे लोग आ गए फिर इलेक्टेबल की एक जो है वो गेम चल पड़ी कि ये इलेक्टेबल आने चाहिए। वो फिर खान साहब
को मिलती नहीं थी ना, मतलब सीट्स नहीं मिलती थी, नए लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। फिर शायद उन्हें मशवरा दिए जब तक इलेक्टेबल्स को शामिल नहीं करेंगे, और इलेक्टेबल आए और उनकी गवर्नमेंट बनी, ये हकीकत नहीं। तो आज मुझे ये बताएं कि वही इलेक्टेबल जो इलेक्टेबल आए उनको कितना टाइम लगा छोड़ने में। सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार ने छोड़ा, जिसकी वजह से सारा इमरान खान का और स्टैब्लिशमेंट का आपस में जो रिफ्ट बनी, वो सबसे पहले तो बुज़दार की वजह से था, और आज सबसे पहले बुज़दार ने छोड़ी। दूसरा महमूद खान, आज किधर गया महमूद खान और परवेज खट्टक और ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, को एक थोड़ा है। हर वो बंदा जो कि इलेक्टेबल जिसको समझ के लाया गया था और अपने वर्कर को पीछे किया गया, आज वो इलेक्टेबल तो सब छोड़ गए हैं, लेकिन वर्कर आज भी नहीं। तो फारूक साहब, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि आपके छोड़ने की वजह भी यही थी कि जब नए लोग इधर उधर से जहाज भर भर के लाए गए, तो उस वक्त जो आप लोग शुरू से ही पार्टी के साथ थे, नजरियाती लोग थे, फिर आप लोगों को पार्टी के अंदर वो हैसियत नहीं दी जा रही थी, यही वजह थी कि आपने फिर पार्टी को खैरबाद किया, कहा? देखें, मैं तो 2022 में मिड ऑफ 2022 छोड़ दिया। उस वक्त ये था कि हमें कहा जाता था कि जी जाके उस्मान बुज़दार से मिलें, फलां को कन्विंस करें, फलां को ये करें। तो हमने कहा जी इमरान खान साहब, हम इसलिए पार्टी में नहीं आए थे कि आज उस्मान बुज़दार को हम जो है ना वो जाके अपनी जो है ना CV देते फिरें, तो हमें नहीं ज़रूरत। तो मैंने तो छोड़ दिया। और चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब थे उस वक्त, उनके साथ मेरी अच्छी एसोसिएशन थी। वजह क्या थी कि वो वर्कर को इज्जत देते थे उस वक्त भी, कि सामने CM ऑफिस था, उसके सामने गवर्नर हाउस था, तो लोग सब गवर्नर हाउस चले जाते थे, उसके दरवाजे खुले होते थे। तो गवर्नर के पास क्यों इख्तियारात नहीं थे। तो बुज़दार साहब का भी रवैया वर्कर, तो बुज़दार तो किसी को पहचानता ही नहीं था कि पार्टी का वर्कर कौन है, उनको खुद नहीं कोई पहचानता। जी जी। तो यही वजह थी कि आज वही इलेक्टेबल आज इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन रहे हैं। अभी मैं आपको और भी बात बताऊं कि आज तो आजम खान ने 164 का बयान दिया है ना, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि फिर परवेज खट्टक की PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से इन जमातों का क्या मुस्तकबिल है चौधरी साहब? देखें, अभी तक तो इन जमातों का जो अभी इस्तेकाम, अभी तो खट्टक साहब की तो पार्टी अभी 2-3 दिन पहले आई है, इसका रिस्पांस तो अभी चंद दिनों तक, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है, क्योंकि हमारा भी सारा एक्स लोगों से जो PTI के लोग हैं सबसे मिलना मिलाना है, तो जो वर्कर है या जो पुराने PTI के लोग हैं, अभी तक तो कोई इनके साथ नहीं चला। अभी तक तो ये सिर्फ लोग आए हैं, ये खुद आए हैं, लोग नहीं आए। तो अब मुझे तो अभी ये लग रहा है कि इलेक्शन अगर टाइम पे आ गए, इलेक्शन टाइम पे हो गए, तो इन पार्टियों का मुझे नहीं लगता कि कोई खास इनको कोई रिस्पांस आएगा। अच्छा, दूसरा सर, अब जिस तरह से आपने कहा कि इस्तेहकाम पार्टी है, PTI पार्लियामेंटेरियन है, इनका कोई खास अभी तक बहुत सारे ज़ाहिर सोशल मीडिया पर मीम्स से बने हुए हैं कि भाई ये लोग खुद तो आगे लेकिन वोटर सपोर्टर्स नहीं आए। चेयरमैन PTI को अगले कुछ अरसे तक कहाँ देख रहे हैं? आपको लगता है कि जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, या आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में उनका मुस्तकबिल क्या है? मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में उनका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, ना उनका वजूद नज़र आ रहा है, और ना ही मेरा ख्याल है कि PTI उस तरह से कोई बड़ी पार्टी नज़र आ रही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि देख रहे हैं -1 फार्मूला अप्लाई किया जाता है, माइनस चेयरमैन PTI अगर किया जाता है, शामून कुरैशी के हैंडओवर किया जाते हैं मामला, तो फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हद तक स्टैंड करेगी, या आपको लगता है अब वो मकबूलियत भी नहीं रही है? वो सारे मामलात के एक वक्त था जब कहते थे कि भाई ये तो PTI पर एक खंबे को खड़ा करें तो वो भी जीत जाएगा, तो आपको लगता है माइनस इमरान खान करके भी यही मामलात रहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो PTI है वो इमरान खान का वोट है। जो बात हकीकत है वो तो ये है कि इमरान खान को माइनस करके, मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान ही चाहेंगे, अगर इमरान खान किसी को चाहेंगे कि जी मेरा फलां जान नशीन है, आप उसके पीछे चलें, तो शायद इससे जो है वो वोटर उनके पीछे चलना शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज और, जो चौधरी साहब, एक बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उलट गए, छोड़कर चले गए, लेकिन एक शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि जब भी हालात बिगड़ेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब आएगी, सबसे पहले इन्होंने छोड़कर जाना है,
शायद चेयरमैन पीटीआई को भी इतना यकीन नहीं था कि ये शख्स लड़ेगा और आखिरी टाइम तक लड़ेगा। वो है चौधरी परवेज इलाही साहब। तो चौधरी परवेज इलाही साहब बड़ी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं जेलों में। फिर अभी दावत भी पिछले दिनों दी गई, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से आते हैं तो हम वेलकम करेंगे। बैक टू बैक कुछ बयानात भी आए काफ लीग के अंदर से कि भाई अगर परवेज इलाही साहब आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले। वो बड़े साबित कदम रहे सारे इस सिनेरियो के अंदर। देखें, इसके अंदर भी जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी शुजात साहब वो ज़्यादा उनके भाई हैं और उनके लिए वो बड़े अच्छे उनके जज्बात हैं और वो बड़ा उनकी ख्वाहिश है कि उनको रेस्क्यू किया जाए और उनको इस निकाला जाए जो इस वक्त उनके ऊपर मुश्किल है। लेकिन उनकी मुश्किल में उनका बेटा रुकावट है। अच्छा। क्योंकि वो तो आना चाह रहे हैं, वो तो छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मोनस नहीं छोड़ना चाह रहा। बाहर बैठे हुए हैं आराम से। उसकी एक तो वो वहां बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं, उसको कोई इनका नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई बेटा अपने वालिद को इस मुश्किल में डाल के और खुद जाके एंजॉय कर रहा है। बहरहाल ये पैसा जो है कि ये चौधरी परवेज इलाही के रास्ते में मतलब पीटीआई छोड़ने की वाहिद रुकावट आप कह रहे हैं कि मोनस इलाही साहब जी, उनका बेटा मोनस इलाही है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अभी तक उनके बैठने की या मोनस इलाही के जो अभी तक कोई राब्ते नहीं है आपके? नहीं, मोनस इलाही के साथ तो मेरा हाल किसी का कोई राब्ता नहीं है, चौधरी शुजात का या उनकी फैमिली का। बाकी परवेज इलाही साहब के लिए चौधरी शुजात साहब जरूर कह रहे हैं और उन्होंने इनवाइट भी किया है कि आप वापस आ जाए पार्टी में। तो वो वही कि मेरा बेटा जी नहीं, वो मुझे नहीं मानता। और बेटे के अलावा उनके मेरा ख्याल है कुछ घर के अफराद भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अभी वो अपने बेटे के साथ हैं। उनकी जो स्पेशली वालदा हैं मोनस की, वो अपने बेटे के साथ हैं और अभी तक वो शायद इस वजह से भी कुछ उनके मामलात, कुछ फैमिली में मामलात भी हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो है वो फ्यूचर देखते हैं क्या है, उसके बाद शायद पार्टी हमारे हाथ में। आपके नजदीक फ्यूचर कोई नहीं है? नहीं, वो उनका ख्याल ये है कि पार्टी हो सकता है हमारे हाथ में आ जाए। अच्छा, इस चीज तो इस वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब भी और वो लोग भी जो अभी तक बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, उनके पीछे वजह ये सारी। ये बड़ी वैसे अंदर की खबर आपने बता दी है कि अभी तक जो साबित कदम रहे हैं परवेज इलाही साहब, इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है कि अगर ये माइनस इमरान फार्मूला अप्लाई हो जाते तो फिर ज़ाहिर वो सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो अल्टीमेटली मामलात ये एक सदर है, दूसरे वाइस चेयरमैन है। हाँ, अब देखें दोनों अपने अपने दौर में बैठे हुए हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी भी के बारे में भी बड़ा था कि पीटीआई के ऊपर जब मुश्किल वक्त आएंगे तो ये छोड़ने वालों में से शायद इसी लिस्ट में होंगे। लेकिन देखिए असद उमर तक छोड़कर चलेगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, और वो आपने बता दी कि इसकी वजह क्या है बेसिकली। लेकिन अगर यकीन हो जाता है कि भाई इमरान खान ने कहना है कि मैंने किसी के हैंडओवर नहीं करने, तो फिर बहुत जल्द हम देखेंगे कि जो रह गए बाकी, खासकर परवेज इलाही साहब भी और शाह महमूद कुरैशी, इनको भी वक्त नहीं लगेगा दूसरी जगह पर। देखें सोनिया, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कितना बड़ा आलमी है कि एक पार्टी जिसको इतना टाइम लगा बनने में और वो हुकूमत में भी रही और इतना वोट बैंक उसका, और एक दिन में उनकी ऐसी हरकत जिसकी वजह से जिसने भी किया है उसके पीछे जो भी हदायत थी या जो लीडरशिप उस वक्त जिन्होंने ये सारा प्लान किया हुआ था। और ये मैं आपको बताऊं, ये सडन नहीं हुआ कि सडनली जी वो 9 मई का वाकया हो गया और इमरान खान को अरेस्ट किया और लोग बाहर निकल के तो उन्होंने इस तरह किया। नहीं, इसके पीछे बकायदा एक हीट अप था सिस्टम और पहले से हीट अप किया जा रहा था और बड़ा वो लोगों को एक सवाल तो चलिए इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया। एक सवाल अपनी जगह पर अभी भी अहम है कि भाई रोका क्यों नहीं? उस वक्त पंजाब हुकूमत कहाँ थी, उस वक्त पुलिस कहाँ थी? जब 25 अगस्त को गालिबन ये जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, उस वक्त तो आंसू गैस की शेलिंग थी, उस वक्त तो गोलियां थी, उस वक्त डंडे थे, उस वक्त पुलिस थी। इतना बड़ा क्राउड, ऑलमोस्ट शायद 1 घंटे तक वो चलता रहा, फिर कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा, बाकायदा तोड़ फोड़ की गई। कहाँ थी वहाँ इंतजामिया? क्यों रोका नहीं उनको? देखें, इसमें मैं ज़ाहिर कोई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो मेरी जो जाती राय है वो ये है, एक तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो खासे ज़ख्मी हुए और बड़ी शेलिंग की उनके ऊपर, वो बड़ी पथराव किया गया पब्लिक की तरफ से। जब इतनी पब्लिक निकलती है तो फिर आपको पता है रुकावट। दूसरा आपने 25 मई वाला जो आपने बात की, रेफरेंस दिया, देखें उस वक्त तो ये था कि वो बकायदा
पहले से अनाउंस्ड आ रहे थे तो कि हम आ रहे हैं। था ना तो ये सडनली हुआ है ना, एकदम से हुआ है, चंद घंटे आधे घंटे में हो गया। और उस वक्त जो पुलिस अवेलेबल थी वो उन्होंने सर ऐसा एक क्राउड चला था मुल्तान में भी ना, मुल्तान आर्मी की तंसीबात पर हमले के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस बड़ी एक्टिव हुई, इफेक्टिव बर्वक्त कार्रवाई के नतीजे में उन्होंने उस क्राउड को रोका, वहां पर पहुंचने नहीं दिया। आपका जो पुलिस हरकत में आई, वहां पर रोका गया। आपका जो सवाल है उसी में से जवाब आ गया कि अगर ये इस तरह से इसमें कोई प्लान होता कि नहीं रोकना और ये, तो फिर तो मुल्तान में भी होने देते। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के नहीं, मैंने कह रही प्लान है, मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस पुलिस की भी बनती है ना, नहीं इंतजामिया की हो सकता है थोड़ी, बिल्कुल नेग्लिजेंस ही है, लेकिन अगर वहाँ पे मैं समझता हूँ कि फौज अगर गोलियां चलाती तो बहुत सारे लोग जो है वो अगर रोकना चाहते तो ज़ाहिर है रोका जा सकता था, लेकिन वो फिर बहुत सारी जो है ना, आपको पता है कि फिर वो एक सिविल वार की तरफ चला जाता सारा कुछ। तो इसलिए मैं पुलिस की बात नहीं कर रही, मैं नहीं कह रही कि डायरेक्ट गोलियां मारी जाती, मैं ये कह रही हूँ कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, लाठी चार्ज है, शेलिंग है। देखें इतनी करते हैं हमारे असातिज़ा से बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उन पर जिस अंदाज में शेलिंग उनको भगा दिया जाता है। तो इतने क्राउड को देखें, एक शहर के अंदर 5 से 7 हजार नफरी होगी पुलिस की, तो वो 5-7 हजार नफरी कैसे रोक सकती है? मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा निगरान पंजाब गवर्नमेंट को, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको जो मेरी इंफॉर्मेशन है रोका गया था, लेकिन वो क्योंकि नफरी कम थी तो लिहाजा वो रोक नहीं सके। ठीक है, अब इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। कल एक खबर चली कि भाई 8 अगस्त को फैसला हो गया है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान, और असम्बलियां 8 अगस्त को तहलील हो जानी है। फिर मरीम औरंगजेब साहिबा का बयान है, नहीं भाई ये तो कोई इस तरह का फैसला हुआ नहीं, अभी वो कह रहे हैं मुशावरत के साथ होगा, बड़ा कम वक्त रह गया है। अभी भी कहीं ना कहीं जय मगोइयां हो रही हैं कि पता नहीं इलेक्शन होने या नहीं होने। दूसरी तरफ जो 2 बड़ी जमातें वो तो बहुत वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर है कि नहीं भाई हम वक्त पर इलेक्शन कराएंगे। जाहिर है अगर मुद्दत से पहले तहलील हो जाती है असम्बलियां तो मामला 90 डेज तक चला जाएगा, वक्त पर अगर तहलील करते हैं तो फिर वो 60 डेज के अंदर कराने होंगे उन्हें। इसमें 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग रखी हुई है। अच्छा। जिसमें जो है फैसला होगा कि क्या न्यू सेंसस जो है अगर तो उसके ऊपर इलेक्शन होने हैं, फिर तो सोनिया 6 महीने से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा। और अगर पुराने पे करेंगे तो फिर शायद नवंबर तक इलेक्शन हो जाएं, लेकिन इसके नवंबर में या अक्टूबर में जो इलेक्शन के चांसेस हैं ये कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चांसेस कम नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब तो ऑलमोस्ट मंजर आम से अब किसी हद तक गायब हो गए हैं, और बहुत जल्द ऐसा लग रहा है जो सिनारियोज बन रहे हैं, बैक टू बैक केसेस समाते हैं, फिर ये अभी साइफर का नया जो एक मामला आ गया है, उनको अगर नाहल किया जाता है, फिर भी आपको लगता है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं होंगे? इसमें मैं आपको एक चीज़ थोड़ा बताता चलूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जब ये गवर्नमेंट का पूरा होगा टाइम, ये अगर इलेक्शन 2 दिन पहले भी अगर डिसॉल्व कर दें या टाइम पे, इनका टाइम मतलब 12 अगस्त तो टाइम लास्ट है ना, 12 अगस्त की रात, उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे लोग और भी आएंगे जो भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, शायद उनको भी जो है वो टाइट किया जाए। अच्छा। तो अभी जो है ना, ये अभी तो एक नजर आ रही है ना पार्टी के जी, किसकी तरफ इशारा है? तो मेरा ख्याल है कि अभी हालात लोगों को वो नजर नहीं आ रहे जो मैं बताता हूँ। अभी जो हालात आने वाले हैं ना, शायद लोग उससे ज्यादातर वाकिफ नहीं है। हाँ। इस कंट्री के मुल्क के अंदर अब जो है वो काफ़ी बड़ी तब्दीली आएगी, और मेरा ख्याल है बहुत सारे चेहरे जो अभी आपको नजर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, शायद वो नजर नहीं आएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब आपको लगता है वापस आएंगे तो कोई सिनेरियो बदलेगा? आपको लगता है एज ए पॉलिटिशियन, ज़रा आपका ताल्लुक तो PMLQ से है, बट आपको लगता है कि वो आएंगे और मामला ठीक होंगे उनके लिए और आ जाना चाहिए? वो अगर आएंगे तो सितंबर से पहले तो नहीं आएंगे, मिड सितंबर के बाद ही आएंगे। मतलब वो आप चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद आएंगे? यकीनन, ये तो बात आप ओपन है, ये कोई सीक्रेट तो है नहीं। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चौधरी अंसर फारूक साहब, PMLQ से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शुक्रिया आपका। आज का प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।